आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर है ना, सेल, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम अपने अराउंड हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो भाई वे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी चीज से मिलके बने हैं, और जो वे एक छोटे से कंपार्टमेंट से मिलके बने हैं उसको बोला है सेल। ठीक है, आप देखिए जैसे एक नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग एक कोई भी मतलब मटेरियल है, वो किस चीज से मिलके बना है? नॉन लिविंग मैटर किस चीज से मिलके बना है? एटम से। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक नॉन लिविंग फॉर्म की। ठीक है, तो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लाइफ बनी होती है, वो बनी होती है सेल से। सेल को डिफाइन करें, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, सेल को हम 3-4 शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ भाई सेल क्या है, तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल। ठीक है, तो हम एक देखेंगे अब कि कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया था, किसमें? एक सेल डिस्कवरी में योगदान दिया था। तो हम देखते हैं, अब डिस्कवरी हम देखते हैं, है ना, ध्यान से समझना थोड़ा सा। डिस्कवरी मतलब ये चैप्टर जो है आपका टोटल आपका रेक्टिफिकेशन का चैप्टर है। इसमें ये नहीं अभी समझना भी है, लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा करना है आपको, है ना। भाई साइंटिस्ट ने उसने वो रिसर्च की थी या उसने उसके बारे में बताया था, तो वो उसने ही बताया था आपको, इसमें आपको रेक्टिफिकेशन ही करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक दो टर्म पहले बताया था, इसमें एक सेल बायोलॉजी एंड एक साइटोलॉजी की मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। आप सेल बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, आप अगर बात आ रही साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी में हम केवल और केवल स्ट्रक्चर के बारे में ही डिस्कस करते हैं, है ना। भाई सेल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। बाकी अगर बात हो सेल बायोलॉजी की, तो हम इसमें स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं और इसमें फंक्शन भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब बात आई सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की, वो की रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कब की? 1665 में की। कैसे की? देखिए, जो आप ऐसा समझिए कि एक कुछ लार्जेस्ट ट्रीज होते हैं, प्लांट हम ले लें या ट्रीज हम ले लें, तो उसमें से कुछ डेड पार्ट जिसे हमने बोला है एक कोर्क हम बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा भाई ये कोर्क है, ये इस मतलब ट्री में क्या है? कोर्क है, और ये कोर्क किसी ना किसी चीज से मिलके बना है ना। बेसिकली पहले क्या होता है, जो मतलब कुछ ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, वे जो बोतल हुआ करती थी ना, बोतल के ऊपर ढक्कन लगाया करते थे, है ना। वो ढक्कन और उसी कोर्क का मिलकर बना होता था, तो उसको भी ढक्कन को क्या बोलते थे? उसको कोर्क ही बोलते थे, है ना। तो कुछ ऐसा तो उन्होंने कोर्क को लिया और कोर्क को उन्होंने देखा। जब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने कुछ ऐसा पाया कि कुछ ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट है ना, जैसे बी हाइव में होते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं ना, तो कुछ ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर पाया और उन्होंने एक कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेलुला, है ना। सेलुला का मतलब एक बॉक्स लाइक, है ना। तो इसको बोल दिया उन्होंने सिंगल को सेलुला, है ना। फिर उसके बाद भाई इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लीवन हुक आया, है ना। लीवन हुक ने क्या किया? लीवन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की। फर्स्ट, ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोर्क सेल से इन्होंने एक मतलब एक डेड पार्ट ले लिया, और डेड पार्ट में इन्होंने सोच लिया भाई यहाँ किस चीज से मिलके बना है, तो उन्होंने फिर उसको नाम दे दिया सेलुला। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए एंटन वॉन लीवनहुक। एंटन वॉन लीवनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की। कहां से ऑब्जर्व की? एक पॉन्ड वाटर से ऑब्जर्व की। ठीक है, ऑब्जर्व उन्होंने फिर इन्होंने ह्यूमंस, मंकी, कैट, है ना, इनके मतलब एक स्पर्म कलेक्ट करके मतलब स्पर्म को भी देखा इन्होंने, है ना। तो ये कब किया? इन्होंने 1664 में किया, है ना। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने आए। रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया? कि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल के बीच में एक मतलब एक हम कहते हैं सॉलिड टाइप मटेरियल कुछ होता है ना, हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट सेल का हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हमारी सेल जो कुछ सेल की इनसाइड भी कुछ
मैटर होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। सेल के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिक तो वहां पे डिस्कस होंगे सारे, है ना। लेकिन मैंने हिस्ट्री को एक आपके सामने, ताकि आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सके, है ना, तो मैंने एक आपके सामने सबसे पहले ये रिप्रेजेंट किया है। तो उसके बाद न्यूक्लियस के बाद क्या हुआ, 1831 में ये न्यूक्लियस के बारे में बताया। उसके बाद पुरकिंज आए, पुरकिंज ने किसके बारे में बताया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, है ना। प्रोटोप्लाज्म के बारे में कब बताया, 1839 में बताया। प्रोटोप्लाज्म समझिए क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म इन्होंने कहा कि सेल के अंदर कुछ फ्लूइड होता है ना, कुछ लिविंग फ्लूइड है जिनको इन्होंने बोला प्रोटोप्लाज्म। और ये लिविंग फ्लूइड किससे है, उन्होंने बोला कि लिविंग फ्लूइड है जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और ये हो गई मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियस, और इसमें होता है साइटोप्लाज्म। तो आप जो बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म आप बोलेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये आपके बेसिक्स है। अभी भाई 9th क्लास से आपका बेसिक है, और ये बेसिक आपका लाइफ टाइम काम आना है ना। एक बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड हो सकती है, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में 1839 में बताया। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में भाई सेल के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस हुआ होगा, है ना। तो एक स्लाइडिंग साइंटिस्ट है, ठीक है, स्लाइडिंग ने बोला जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, है ना। फिर स्वान आए, स्वान ने बोला 1831 सही एक साल बाद आए, कुछ मतलब लगभग एक साल बाद आए, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बोला प्लांट्स और एनिमल दोनों ही किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट है वर्चुन, 1835 में, कुछ टाइम बाद। भाई देखो साइंटिस्ट आते रहे और एक चीज पे रिसर्च करते रहे, आज भी रिसर्च हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया निकल के आ सकता है, दिन पर दिन आता भी निकल के, है ना। तो ये वर्चुन ने क्या बोला, वर्चुन ने बोला कि जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं, जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं, वे सभी कहां से डेवलप होती हैं, वे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जो पहले से सेल्स है ना, उन्हीं सेल से जन्म लेती है हमारी मतलब नई सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में बताया, ये इसको कॉपी करना अच्छे से। उसके बाद अब मैं जो डिस्कस करूंगा आपसे, अब मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऑर्गेन में होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई हम अपने अराउंड बहुत सारे एनिमल देखते हैं, कुछ होते हैं उनमें यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं उनमें मल्टीसेलुलर। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। बोल रहा हूं, राइटिंग समझ में आए तो बोल भी रहा हूं, मल्टीसेलुलर, है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब समझिए, यूनि सिंगल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, है ना, उनको हमने बोला है यूनिसेलुलर। जैसे इसमें सिंगल सेल, है ना, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसमें आपके एमीबा वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, है ना, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अमीबा, है ना, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे आपके लगभग ऑलमोस्ट, है ना, हायर एनिमल्स आ जाएंगे इसमें, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, यूनिसेलुलर में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो केवल
सिंगल सेल्स करती है, केवल सिंगल सेल। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल मिलके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक लिविंग बॉडी को, मतलब एक लिविंग बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करती है ना। तो इसमें क्या होती है, फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल, है ना भाई। इसमें मल्टीपल सेल्स, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या है, अब रिप्रोडक्शन की अगर बात है तो रिप्रोडक्शन भाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें जनरली फिजन और बडिंग होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें यूनिसेलुलर में क्या होता है, फिजन के थ्रू होता है या बडिंग के थ्रू होता है ना। और आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स, है ना। और जर्म सेल्स क्या करती है, इसमें रिप्रोड्यूस करती है, कौन इन्वॉल्व होती है, जर्म सेल्स रिप्रोडक्शन में, है ना। इसमें क्या होती है, सिंगल सेल ही एबल होती है, सेल बॉडी सेल, समझ गए ना भाई। एक भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वो ही डिवाइड करेगा, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती है, बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं और जो डिफरेंट सेल्स अपना डिफरेंटली फंक्शन परफॉर्म करती है ना। ये देखिए, तो जब सेल हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे देखो, बिल्कुल इसमें हिस्ट्री अच्छे से कर लेना। एक चीज की मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं, आपको एक काम करना है, आपको माइक्रोस्कोप, भाई देखो मैं आपको यहाँ पे टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं करना चाहता, वो आप क्या कर सकते हैं, आप बुक्स से आप माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना सकते हैं और वो आपको आपको मतलब आना चाहिए, उसके आपको जितने भी मतलब भाई पार्ट होते हैं उनका फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपकी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गई, है ना। अब इसमें एक बात आई थी, आप माइक्रोस्कोप जनरली दो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल तो मतलब एक ही करते हैं हम अपने स्कूल लेवल पे या अपनी लैब वगैरह में, है ना। एक ही जो होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और जिसका यूज किया था किसी ने, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इस बात से हम ये समझ लें कि सेल की डिस्कवरी से पहले एक माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। तो अब इसमें भाई लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए क्या डिफरेंस है। तो इसमें हम ग्लास लेंस का हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ग्लास लेंस का हम यूज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बीम ऑफ लाइट होगी, लाइट की बीम होगी, है ना, इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उनसे हम स्ट्रक्चर पता लगाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल वैक्यूम की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसमें, लाइट में, लाइट माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इंटरनल वैक्यूम की जरूरत नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनल वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम होते हैं भाई, हम किसी भी रीजन से हम बिल्कुल एयर को हम खींच ले, वहां पे एयर है ना बिल्कुल भी, है ना, तो हम उस प्लेस को बोलते हैं वैक्यूम। भाई आपने देखा होगा, आप अपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे भाई। तो वैक्यूम करता क्या है, वैक्यूम एयर को खींच लेता है। घरों की साफ सफाई करते हैं वैक्यूम क्लीनर से, है ना, तो जितनी भी डस्ट वगैरह होती है सब वो वैक्यूम अपने अंदर ले लेता है ना, तो वो है वैक्यूम, ठीक है, जहां पे एयर ना हो, ठीक है। तो अब इसमें देखो एक डिफरेंस और देखो, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो 300 to 1500 टाइम्स, 300
मैग्नीफाई कर सकता है साइज को, मैग्नीफाई। और जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 1 लाख से लेके 1 लाख टू 5 लाख टाइम साइज को मैग्नीफाई कर देता है ना। तो भाई बेटर वे है, देखो कॉस्टली भी है ना, इजीली हमें स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे नहीं मिलेगा, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही हम देखते हैं जनरली, ठीक है। तो कॉस्टली भी है और ये भी है। देखो मैं जो यहाँ जो आपके लिए प्रीफर कर रहा हूँ वो एक लखवीर सिंह मंजीत कौर है, जो बहुत ही मतलब मैं अच्छे बुक इसको मानता हूँ। तो मैं जो आपको जनरली पढ़ा रहा हूँ वो आपको लखवीर सिंह मंजीत कौर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर अपने सामने अगर इसको खोल के बैठेंगे तो आप देखेंगे इसमें मैं स्टार्टिंग से एक एक कंसेप्ट इसमें लेके चल रहा हूँ। तो आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप इस बुक को आप देखिए, सामने आपको यही कंसेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आती है बात ऑर्गेनिज्म की सेलुलर और नॉन सेलुलर, सेलुलर और नॉन सेलुलर। ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेलुलर और नॉन सेलुलर, ठीक है। देखो तो सेलुलर में हमारे आते हैं यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। नॉन सेलुलर में होते हैं जो नॉन सेलुलर मतलब विच आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, जिनमें सेल्स होती नहीं है, जो सेल से मिलके नहीं बने होते, हम लोग बोलते हैं। अभी आप बोलोगे यार कैसी बात है, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है। अब तो आपने बोला था कि हर ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, मतलब सेल से मिलके बना होता है। लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कुछ एक्सेप्शन हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया वायरस, ध्यान रखना वायरस किसका एग्जांपल है, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है ना। आप वायरस क्या करता है, वायरस की कोई बाउंड्री भी नहीं होती, है ना। तो अब इसमें ये बॉडी की होस्ट के बाहर तो होता है ये इनसाइड में होता है लिविंग, और जैसे होस्ट की बॉडी से बाहर होता है तो ये होता है नॉन लिविंग, है ना। लेकिन हर वायरस की मतलब अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई वो बॉडी के मतलब होस्ट से बाहर कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है ना। जैसे भाई कोरोना वायरस है, आजकल कोरोना वायरस काफी चल रहा है, तो कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं भाई ये मतलब एक बॉडी की होस्ट से मतलब बॉडी के बाहर कितने टाइम तक रह सकता है। कोई बोलते हैं 3 दिन तक रह सकता है, कोई बोलते हैं 10 से 12 दिन तक रह सकता है, कोई बोलते हैं 9 घंटे तक रह सकता है ना। तो कोई भी स्पेसिफिक भाई कोई भी नई रिसर्च आती है, और ये जितना भी बायोलॉजिकल जितना सिस्टम होता है भाई इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सही बात तो ये है ना। वो डिस्कवरी होने के बाद पता लगेगा कि हाँ भाई इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है। कहने को ये भी कहते थे भाई ये ज्यादा हीट पर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ये किल हो जाएगा, है ना, इतने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट हो पाएगा ये। लेकिन क्या अब तो बहुत सारे टेम्परेचर भी हाई हो गया है, तो है ना, अब तो 30 से क्या 35 तक टेम्परेचर आ गया है, 35 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन ये अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, जो कोई नई रिसर्च आए, है ना, कोई नई चीज आए अचानक, है ना, तो उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये है। तो आपको नॉन सेलुलर कंफर्म हो गया है, बॉडी के बाहर नॉन लिविंग, बॉडी के इनसाइड लिविंग। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का लिंक भी हो चुका है ना। तो लिंक हम किसको बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का हम बोलते हैं वायरस को, ठीक है। अच्छा, अब यूकैरियोटिक के पास जाओ, प्रोकैरियोटिक के पास जाओ। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना। तो प्रोकैरियोटिक की हम बात करें, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। क्या प्रो का मतलब प्रिमिटिव, है ना। तो प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव और ये हो गए न्यू सेल्स, ठीक है, ट्रू सेल्स। यू का मतलब ट्रू, ठीक है। तो साइज जो होता है
इसका 1 to 10, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो आपका यूकेरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस इसमें होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझिए क्या है न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट क्यों बोला है? कि भाई ये सेल्स है, अगर ये यूकेरियोटिक है तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर क्या मिलेगी? आपको बाउंड्री मिलेगी, इसकी डेफिनेट शेप मिलेगी आपको। लेकिन इसमें आपको ऐसी शेप वगैरह यानी कि न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, जो कि जबकि मतलब इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। इसमें अब ये बात तो समझ लीजिए भाई जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है अब इसकी बाउंड्री कोई है नहीं, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही मिक्स रहता है, ठीक है। अब इसमें एक है न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस समझिए क्या है? न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये अप्रोक्स 25% एरिया कवर करके रखता है, ठीक है। 25% होता क्या है इसमें आप समझिए, इसमें मतलब ये एक यूनिट फॉर्म होती है, यूनिट बनती है। किसकी? राइबोसोम की यूनिट फॉर्म होती है, ठीक है भाई। जो आपके राइबोसोम की यूनिट है वो एक स्मॉल यूनिट, तो इसमें यूकेरियोटिक में जो है वो एक तो 40s एंड 60s ये यूनिट होती है, और यही यूनिट किसमें काम करती है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। तो एक तरीके से जो न्यूक्लियोलस है इसमें यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो किस चीज में बनाने में हेल्प कर रहा है? स्मॉलेस्ट यूनिट। किसकी? राइबोसोमल आरएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट। अब ये यूनिट किस चीज में हेल्प करती हैं? ये यूनिट आपस में जुड़ती हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। तो आपका जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है मतलब एक राइबोसोम की जो सिंथेसिस हो रही है, कहां हो रही है? आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट की जो हो रही है आपके न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस पार्ट है, 25% एरिया कवर करके रखता है, और जो कि राइबोसोम्स की जो एक यूनिट बनाता है, ठीक है। और ये यूनिट किसमें हेल्प करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट पे, इसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। 80s राइबोसोम, 70s राइबोसोम, भाई इसमें कम है सवाल है। 70s 80s आपको आगे जाके समझ आएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात बता दो, 70s 80s कैसे लिया है? एक सेडिमेंटेशन रेट के बेस पे लिया है भाई राइबोसोम को क्या किया, उसको सेडिमेंटेशन वगैरह किया तो उसका कम आया, तो इसका ज्यादा आया, तो सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसका ऐसे बोलते हैं, ये बोलते हो रहा है। तो एस की दो यूनिट होती है, वो क्या होती है? 30s एंड 50s, ठीक है। 70s है, इसकी दो यूनिट है, मैंने बताया था आपको। स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है किसमें? न्यूक्लियोलस में। अब इसमें 70s में एक 30 यूनिट एंड एक 50 यूनिट, ठीक है, दो यूनिट होती है। अब ये मत समझना कि ये ज्यादा होती है, है ना, वो इतना याद रखना, ये 30s और ये 50s यूनिट है। 80s में आ जाइए, 80s में दो यूनिट होती है, एक होती है 40s प्लस 60s, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से होना चाहिए, है ना।
जो यूनिसेलुलर जनरली जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो किससे होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, फिजन के थ्रू होते हैं, प्रोकैरियोट्स। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। और जो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर में होते हैं जर्म सेल इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में। तो नेक्स्ट आप ये बना लेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल, सॉरी डायग्राम बना लेंगे और बना लेना प्लीज। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स का आपको क्या दिया, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोइड्स है, न्यूक्लियोइड समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियोइड समझ लीजिए क्या है। क्योंकि तीन टर्म समझ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोइड्स। तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस तो पाए जाते हैं हमें यूकैरियोटिक सेल्स में। जो न्यूक्लियर होता है ये पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इतने याद रखोगे, दो मतलब डिफरेंस हो गया ना। प्लस फंक्शन क्या है, फंक्शन है जो मतलब प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहां होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है ना। ये इरेगुलर शेप का होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है। और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, तो भाई और जनरली जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए डीएनए। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा बस बेसिक कंप्लीट कर दीजिए। और आप प्लीज आप बुक्स जरूर लेके बैठिए सामने। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। अब हमारी बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम या हायर एनिमल। तो डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन है ना। वो लेवल ऑफ, देखो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हर सेल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए या पूरी बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो कोई ना कोई सिक्रीशंस करती है ना। और जो सिक्रीशन किसमें काम आता है, या तो उसके सेल्फ सर्वाइव में काम आएगा और या फिर बॉडी को चलाने में काम आएगा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। जैसे म्यूकस सेल्स, डिवीजन ऑफ लेबर का यहां पर बताओ। देखो बुक्स का मतलब ये क्या है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि भाई इस बुक से पढ़िए, रीजन ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसमें आप अच्छे से ये पकड़ कर पाएंगे, हाँ भाई मुझे ये टॉपिक मिल रहा है, मुझे ये समझने को मिल रहा है ना। तो बुक्स टू बुक्स पढ़िए आप, है ना। ये समझिए डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसमें मैं आपको बताया। तो एक हमारी बॉडी में म्यूकस सेल है, म्यूकस सेल है तो क्या सीक्रेट करेगी, म्यूकस सीक्रेट करेगी। ठीक है, एक हमारी बॉडी में एक जाइमोजन सेल होते हैं। कौन से होते हैं, जाइमोजन, जिसको हम बोलते हैं चीप सेल भी हम बोलते हैं। तो जाइमोजन का फंक्शन होता है, समझिए जाइमोजन और चीप सेल, CHIEF, चीप सेल्स क्या करती हैं, एक इंजाइम होता है, एक डाइजेस्टिव इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। और ये पेप्सिन इंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहां होता है ये स्टमक में सीक्रेट होता है। जब गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस में एक कंपोजिशन होती है पेप्सिन की। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है, खाना खाने से पहले हमारे स्टमक में कुछ सिक्रीशंस होते हैं। भाई आपका 9th क्लास लेवल है, आप नहीं जानते गैस्ट्रिक जूस क्या है, तो इसमें समझिए आप जैसे खाना खाते हैं तो एक जूस सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही पाया जाता है पेप्सिन। और इन पेप्सिन को जो सेल्स सिक्रीट करने वाली हैं उनको बोलते हैं जाइमोजन या चीप सेल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। बेसिक भाई बेसिक आना चाहिए, बस बेसिक पता होना चाहिए। एक होती है पेरेटल सेल्स, क्या होती है, पेरेटल सेल्स, पेरेटल सेल्स 3-4 आपको करा रहा हूं, आपको 1-2 तो याद रह जाएगी। हाँ भाई हर
उसका फंक्शन अलग है। तो इसमें पेरिटल सेल्स जो गैस्ट्रिक जूस है ना, जो मैंने बताया जो स्टमक में सिक्रीट होता है जब हम खाना खाते हैं, है ना, तो उसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो सिक्रीट करने वाली सेल्स होती है पेरिटल सेल्स होती हैं, और इन सभी के फंक्शन होते हैं जो अभी तो आपको पढ़नी नहीं है, बेसिक आपको याद रखिए बस, है ना। तो तीसरा चौथा आप देख लिए भाई, किसी को शुगर होती है, किसी को डायबिटीज होती है, मतलब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है जो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। और इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? पेनक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होता है ना। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स से सीक्रेट कौन सा होता है? इंसुलिन। याद रखेंगे, जो शुगर को कंट्रोल करता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारे यहाँ से लेके मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल की कवरिंग करके रखता है, जो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, और एक लुब्रिकेटिंग भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब बात आती है सेल शेप की। तो शेप जो होती है सेल की, भाई बहुत सारी सेल्स हैं, उनकी डिफरेंट शेप होती है ना। शेप देख लेंगे आप, जो शेप होती है आपकी जो मतलब पॉलीहेड्रल होती है, स्पेरिकल होती है, एलोंगेटेड होती है ना, ब्रांच होती है, ठीक है, और डिस्कोइडल होती है। जैसे ठीक है, डिस्कोइडल का एग्जांपल हो गया आपका एरिथ्रोसाइट या आरबीसी हम जिसको बोलते हैं। ब्रांच का एग्जांपल हो गया क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर मतलब जो पिगमेंटेड सेल्स होती है स्किन में, है ना, उनको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। एक आपकी इसमें होती है स्पेरिकल। स्पेरिकल क्या होती है? एग शेप होती है, ठीक है। तो स्पाइंडल शेप किसकी होती है? स्मूथ मसल्स फाइबर की स्पाइंडल होती है। तो याद रखोगे ये, ठीक है। कोई एक है। तो सेल साइज की हम बात करें, सेल साइज, तो सेल साइज जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 20 to 30 माइक्रोन का होता है। कितना? 20 to 30 माइक्रोन, ठीक है। तो अब इसमें आप ये साइज हो गया। अब वॉल्यूम की अगर बात आती है, तो वॉल्यूम सेल का अगर हम देखें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम ये नहीं कह सकते भाई कोई ऑर्गेनिज्म है उसके मतलब बॉडी का साइज इतना है तो उसकी सेल का साइज इतना होगा। तो एक छोटे से छोटा अगर ऑर्गेनिज्म है जितना लगभग उसका साइज होगा, तो एक लार्ज एनिमल का भी साइज लगभग उतना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वो लार्ज एनिमल है तो उसकी जो सेल का साइज है वो लार्ज। हाँ, सेल नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं मतलब लिमिटेड होते हैं, है ना। लेकिन जैसे आपके मतलब ये निमेटोड्स वगैरह हो गए, है ना, तो इनमें क्या है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, इसमें लिमिटेड है ना। और जो हायर एनिमल है मल्टीसेलुलर, तो उसमें बहुत ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। तो अब सेल नंबर की बात है, सेल नंबर मैंने आपको बता दिया भाई, मल्टीसेलुलर में इन्फिनिटी होते हैं, और जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं तो उनमें कुछ लिमिटेड होते हैं। जैसे रोटिफायर्स हो गए। रोटिफायर्स क्या है, आपके माइक्रोस्कोपिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो रोटिफायर्स में क्या होता है, मतलब सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, है ना, कमी होते हैं। तो अब हमने ये डिस्कवरी, हमने हिस्ट्री देखी, आज हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, सेल्स का बेसिक देखा। इससे अगले वाले चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में मिलते हैं, और साथ में प्लीज जो मैं आपको बताता हूँ इसके साथ के साथ आप नोट्स बनाइए, है ना। आपको अब मैं 2 पार्ट से मैं इसको खत्म कर दूंगा। तीसरा भी हो सकता है, अगर ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रही तो मैं आपको इसे 2 वीडियोस में ही चैप्टर खत्म कर दूंगा, है ना। पूरी वीडियो मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, लेकिन पढ़िए, जो सी बुक पढ़ा बताता हूँ उससे आपको कंसेप्ट मिलता जुलता मिलेगा, उससे ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।